हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9 सोशल साइंस का नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल साइंस। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो पूरा कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर जो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पहले भी पढ़ा है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम थोड़ा इंटरनेशनली जो डेमोक्रेसी है कैसे आया म्यांमार और लिबिया में, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो 11th हमारा चैप्टर है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स स्प्रेड। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी जो वर्ड है हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, हमने हिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ा। फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई थी ये क्रांति जो विश्व में फैली और हर एक कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाह रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने हिस्ट्री में देखी। डेमोक्रेसी जो है आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे कोई राजा नहीं होता, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो जो प्रतिनिधि है वो देश को चलाते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में हम क्या चूज करते हैं? हमारे प्रतिनिधि चूज करते हैं और जो पार्टी जीतती है, जो पार्टी जो इलेक्शंस में जो पार्टी खड़ी होती है और जो पार्टी उसमें जीतती है उसमें से वो अपना एक नेता चुनता है, एक हेड चुनते हैं जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जो मिलके हैं वो देश को चलाते हैं, हमारे देश को चलाते हैं। तो वैसे ही जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है इसको हमको लिबिया के पर्सपेक्टिव से देखना है और म्यांमार के बारे में भी देखना है हमको। तो स्टार्ट करेंगे। We studied some topic in European history in the history chapters of this social science textbook. We learned that French Revolution which spread new ideas across the world. तो हमने कुछ डेमोक्रेसी के बारे में जो है यूरोपियन हिस्ट्री का जब हम पढ़ रहे थे, इसी में हिस्ट्री में जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था। तो हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी उसके बाद से जो ये न्यू पॉलिटिकल आइडिया से पूरे विश्व में फैला। We saw European monarchies of the time being challenged. In most cases, the attempts were to replace them with the government in which people choose or elect their representative. अब हमने ये देखा यूरोपियन मोनार्चीज मतलब जहाँ पे राजा ही सब कुछ होता था, राजा का पूरा चलता था, पूरा देश को राजा चलाता था। तो ये जो इस तरीके के जो मोनार्चीज वाली जो गवर्नमेंट है इसको चैलेंज किया गया और अटेम्प्ट्स किए गए ताकि वो उसको रिप्लेस कर सके एक ऐसे गवर्नमेंट में जहाँ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करे जो देश को चलाए। और इस तरीके का गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो वी शैल लर्न अबाउट दिस न्यू पॉलिटिकल सिस्टम कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो इसी न्यू पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमको इस चैप्टर में देखना है। We shall try to understand how democratic ideas began spreading in different countries of the world and the kind of challenges the people faced in establishing democratic rule. तो हम इस चैप्टर में क्या समझने की कोशिश करेंगे? अंडरस्टैंड मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेमोक्रेटिक आइडिया है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव चूज करने वाला जो तरीका है, ये कैसे डिफरेंट कंट्रीज में फैला और लोगों को क्या चैलेंजेस आए इन इस डेमोक्रेटिक रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब इस डेमोक्रेटिक रूल को अपने कंट्री में एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब लेके आने के लिए। वी शैल स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ 2 कंट्रीज। तो हम यहाँ पे 2 कंट्रीज के रेस्पेक्ट में देखने वाले हैं। एक है लिबिया जो कि अमेरिका में है और एक है म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है। To see how the process of democracy takes root, we shall study the struggle to establish democracy in 2 countries in recent years. तो हम इन 2 कंट्रीज के बारे में देखेंगे कि कैसे इन्होंने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया अभी रिसेंट ईयर्स में, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। तो सम फैमिलियर इवेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक वाक्य बताया जा रहा है, एक छोटा सा इंसिडेंट बनाया जा रहा है जो स्कूल के प्ले ग्राउंड का। तो क्या है देखते हैं। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द स्कूल ग्राउंड। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है स्कूल के प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। फिर घंटी बज जाती है और सभी लोग जो है क्लासरूम के तरफ दौड़ते हैं। रन मतलब दौड़ते हैं क्लासरूम के तरफ। द सोशल साइंस टीचर एंटर्स क्लास 9th। तो सोशल साइंस की टीचर है, क्लास 9th में आती है। स्टूडेंट ग्रीट हर एज दे गो टू देयर सीट्स। अब उसके बाद सब बच्चे अपने सीट्स पे चले जाते हैं और जो है बच्चे जैसे मैम आती है तो खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं। तो उस तरीके का हुआ। उसके बाद टीचर पूछती है हु इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो बोलते मॉनिटर कौन है क्लास का? तो रमेश बोलता है राम बाई जो है वो मॉनिटर है क्लास की। फिर टीचर बोलती है राम बाई को मॉनिटर किसने बनाया? तो कोमल बोलती है आई डोंट नो, बोलती है मुझे नहीं पता। तो टीचर हु मेड द मॉनिटर राम बाई।
फिर रामबाई बोलती है आई डिडंट वांट टू बी द मॉनिटर, अवर क्लास टीचर गेव मी दिस ड्यूटी। तो रामबाई बोलती है मुझे मॉनिटर नहीं बनना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉनिटर बनने में, लेकिन जो क्लास टीचर है उन्होंने बस मुझे ड्यूटी दे दी है। इज देयर इज एनी अदर वे द स्टूडेंट कैन बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब उसके बाद टीचर बोलती है कि क्या कोई और तरीका है जिसके बेसिस में एक जो स्टूडेंट है वो मॉनिटर, जो चाहता है वो मॉनिटर बने। यहाँ पे केस क्या है, रामबाई मॉनिटर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन क्या है टीचर ने उसको ड्यूटी दे दी। तो अगर वो नहीं चाहती थी और उसको वो ड्यूटी दे दी गई है तो क्या रामबाई उसको अच्छे से निभा पाएगी? नहीं। तो यहाँ पे वही टीचर पूछ रही है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे स्टूडेंट जो चाहता है वो मॉनिटर बने। तो कमलेश बोलता है वी कैन आस्क स्टूडेंट्स हु वांट एज देयर मॉनिटर। तो कमलेश बोलता है कि हम बच्चों से ही, हम अपने में ही डिसाइड करते हैं कि कौन मॉनिटर बनना चाहता है। अब क्या हुआ, रोजी स्कोर्ड 80% इन हर क्लास 10th एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द टू प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग अ मॉनिटर इज मोर डेमोक्रेटिक। तो कौन सा प्रोसेस ज्यादा डेमोक्रेटिक है कि हम बच्चों से ही पूछे कि कौन मॉनिटर बनना चाहता है, आगे आए, उसके बाद से जो बच्चे आगे आ रहे हैं उनके बीच में हम मॉनिटर चूज करें। इस तरीके का अगर हम करते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है रोजी की कहानी है। तो रोजी को 80% क्लास 10th में मिले, उसकी फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन रोजी क्या है और उसकी जो फैमिली है वो चाहते थे कि वो साइंस ले और डॉक्टर बने, लेकिन रोजी का मन नहीं था। रोजी को क्या करना था, सोशल साइंस लेना था। तो उसके पेरेंट्स रिलेटिव्स जो है वो अपसेट हो गए, वो दुखी हो गए उसके डिसीजन से। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि वो साइंस ले और डॉक्टर बने, और आखिर में क्या होता है, रोजी जो है वो साइंस में उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो साइंस को नहीं पढ़ पाती क्योंकि वो उसका चॉइस का सब्जेक्ट नहीं था। तो हर किसी के पास अपने डिसीजंस लेने के लिए एक चॉइस होना चाहिए, अपने डिसीजन को वो मतलब फॉलो कर सके, इस तरीके का चॉइस होना चाहिए। तो यही डेमोक्रेसी में आता है। तो डेमोक्रेसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया विच इज लिंक्ड टू वंस पर्सनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है, एक पूरी तरीके से स्वतंत्र आइडिया है, जहाँ पे हमारा जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है वो लिंक्ड होती है हमारे खुद के पर्सनल व्यू के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे सोशल लाइफ के लिए। सो वी ऑल्सो सी डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट political system. In this chapter we shall try to understand how people participate in a democratic system of governance. तो ये वाले जो चैप्टर में है ना, डेमोक्रेसी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग आइडिया के बारे में देखें, अगर हम रोजी का केस देखें, तो ये डेमोक्रेसी उसका पर्सनल है, ठीक है, एक फ्रीडम उसकी पर्सनल है। लेकिन हम एक अगर गवर्नमेंट के फॉर्म में देखें तो डेमोक्रेसी क्या होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि वो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव आगे आते हैं, है ना, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है हमारे देश को चलाते हैं। और इस चैप्टर में हम इसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया हुआ है, इसमें आपको रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस बताने हैं, हेडिंग पोजीशन बताने हैं। तो सबसे पहले क्या है, रूरल गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी, रूरल में जो ग्राम पंचायत होता है उसका हेड कौन होता है, सरपंच होता है। अगर हम अर्बन का बात करें तो अर्बन में चेयरपर्सन होता है, सॉरी चेयरमैन होता है या मेयर होता है। अगर हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा मतलब किसी स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसका जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, उसको विधानसभा कहा जाता है। विधानसभा का चीफ मिनिस्टर होता है, और वैसे ही लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर होता है। तो इस तरीके से विधान परिषद का भी स्पीकर होता है और राज्यसभा का स्पीकर होता है। तो ये अलग अलग जो है हमको इनके हेड्स बताने थे। उसके बाद डेमोक्रेटिक स्ट्रगल अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है, जहाँ पे जो मिलिट्री जनरल्स है वो अपना दबदबा बनाते हैं और पूरे राज्य में अपनी जो सोच है उसको लागू कर देते हैं, इसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी कैसे धीरे धीरे स्प्रेड हुई उसके बारे में हमको देखना है। तो इस वर्ल्ड में हमको लिबिया, फ्रांस, इटली और म्यांमार के बारे में हमको लोकेट करना है। तो लिबिया, ये वाला पोर्शन लिबिया है, ठीक है। म्यांमार ये हमारे कंट्री का पड़ोसी देश है म्यांमार। फ्रांस यहाँ पे है और इटली यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कहाँ आता है, ये यूरोपियन कंट्रीज में आता है। ये आपका अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका आ गया एशिया। एशिया के अंदर ये वाला पोर्शन क्या है, इंडिया का है। तो स्टोरी ऑफ लिबिया स्टार्ट करते हैं लिबिया के बारे में हम जानने के लिए। तो हमने देखा लिबिया कहाँ पे है,
साउथ अफ्रीका में है। ये अफ्रीका है और ये क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में लिबिया है। तो अफ्रीका के पार्ट में अफ्रीका के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। तो हमने ये देखा था कि सदर्न पार्ट जो है अफ्रीका का, वो इटली के अधीन में था। ठीक है, बहुत सारे पार्ट जो है इटली के अधीन में था। हमने देखा था कि बर्लिन कॉन्फ्रेंस में कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है अफ्रीका के, उसको यूरोपियन कंट्रीज ने बांट लिया था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो लिबिया वॉज अ पुअर कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका विच दैट वाज कॉलोनाइज्ड बाय इटली। तो लिबिया क्या है, एक छोटा सा कंट्री था जो बहुत ही मतलब पुअर था। पुअर कंट्री मतलब जहाँ पे मतलब अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, गरीब देश था नॉर्थ अफ्रीका में। और ये कहाँ किसके द्वारा कॉलोनाइज था, इटली के बारे में। इट गेन इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इटली ऑन February 10, 1947। और February 10, 1947 में वो इटली से मुक्त हो गया था, इटली के साम्राज्य से मुक्त हो गया था। बट इट रिमेन अंडर द रूल ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल अंटिल December 24, 1951। अब फ्री तो हो गया था, जैसे हमारी कंट्री फ्री हुई, इंडिपेंडेंस मिला हमारी कंट्री को 15 अगस्त 1947 में। लेकिन हमारी कंट्री रिपब्लिक कब हुई, 1950 में, है ना। 3 साल बाद, 3 साल लग गए ये सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, सॉल्यूशंस खोजने के लिए। और फाइनली जो 26 जनवरी 1950 में हमारी कंट्री जो है एक रिपब्लिक कंट्री बन गई। तो इस तरीके से हम अपने कंट्री में इंडिपेंडेंस डे अलग मनाते हैं और रिपब्लिक डे हम अलग मनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे लिबिया जो है वो फ्री तो हो गया था 10 फरवरी 1947 में, लेकिन वो किसके अंडर में था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो 24 दिसंबर 1951 तक उसके अंदर ही था। तो इंग्लैंड एंड फ्रांस लुक्ड आफ्टर लिबियास अफेयर ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय में तो 1951 तक, ठीक है, 47 से 51 तक जो इंग्लैंड और फ्रांस है वो लिबिया के जितने भी अफेयर्स है उनको सिक्योरिटी काउंसिल के बिहाफ में, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के बिहाफ में मतलब उनके निर्देश अनुसार जो है वो उनके ये जो भी कार्य है जो इंग्लैंड और फ्रांस में, उसको कौन देखता था, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, लिबिया में। तो लिबिया अचीव फुल इंडिपेंडेंस ऑन 24 दिसंबर 1951। तो लिबिया को पूरा तरीके से इंडिपेंडेंस कब मिला, 24 दिसंबर 1951 में। तो ये लिबिया है, ये मेडिटेरियन सी है। तो ये जो है एक कंट्री है लिबिया, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। इधर इजिप्ट है, इधर सूडान है, नाइजीरिया है, चाद है, ये सारे कहाँ क्या है, अफ्रीका में है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनार्ची इन लिबिया। तो अब हमको देखना है कि फ्रीडम के बाद, ठीक है, फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन फ्रीडम के बाद क्या हुआ, क्या वो एक रिपब्लिक कंट्री बना, क्या हुआ। तो क्या हुआ, वो एक मोनार्ची के अंदर था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस किंग इड्रिस बिकेम द रूलर ऑफ लिबिया। अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो किंग इड्रिस है वो रूलर बन गया लिबिया का। ही डोमिनेटेड द कंट्री अलॉन्ग विथ फ्यू इलाइट फैमिलीज। तो ये जो है कंट्री पे राज करने लगे कौन, किंग इड्रिस कंट्री पे राज करने लग गए। किसके साथ मिलके, कुछ रईस फैमिलीज के साथ मिलके वो कंट्री में, पूरी कंट्री में राज करने लग गए। मोस्ट लिबियन बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्राइब्स। दे engaged in farming and animal husbandry and were dominated by tribal chiefs। तो लिबियंस जो है मोस्टली जो है वो ट्राइबल पीपल्स हुआ करते थे, जनजातियां हुआ करती थी जो, और उनका काम क्या क्या होता था, जो या तो वो फार्मिंग करते थे या तो एनिमल हस्बेंड्री करते थे। फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी होता है, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो एनिमल्स को, जानवरों को पालते हैं उसके मांस के लिए, उसके दूध के लिए और उनके स्किन के लिए, तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। और ये जो ट्राइब्स हैं उनका चीफ कौन होता था, ट्राइबल चीफ्स होते थे, जो पूरे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपने अधीन पे रखते थे। उसके बाद क्या हुआ देखिए, लार्ज रिसोर्स ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस वेर डिस्कवर्ड इन लिबिया इन 1959। तो 1959 में लिबिया में नेचुरल ऑयल और गैस के स्रोत पता चले, एंड द कंट्री बिकेम रिच नेशन। और इसके बाद जो है कंट्री एक बहुत ही रिच नेशन बन गया। तो किंग एंड हिज फेवर्ड इलाइट फैमिलीज गेन कंट्रोल ऑफ ऑल दिस नेचुरल रिसोर्सेस। अभी नेचुरल रिसोर्स मिल गया है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स का पूरा जो है अधिकार किसने ले लिया, जो किंग है और उनके जो
चमचे बोल सकते हैं हम, जो मतलब उनके साथ काम करने वाले जो रईस फैमिली के जो लोग हैं वो लोग ने ले लिया. सो इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट अ वेव ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट बिगेन स्प्रेडिंग इन नॉर्थ अफ्रीका. इट्स इम्पैक्ट फेल्ट इन लिबिया. और ये वो समय था जब जो साउथ नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है वहाँ पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की लहर चली हुई थी और इसका कुछ इम्पैक्ट जो है वो लिबिया में भी पड़ा. तो यूथ ऑफ द कंट्री वेयर एस्पायर टू सेट अप अ मॉडर्न स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम ऑल एक्सप्लोटिव फोर्सेस. अब जो यूथ थे कंट्री के वो क्या थे, जो यूथ थे कंट्री के लिए, कंट्री के जो भी यंग जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि एक मॉडर्न स्टेट एस्टैब्लिश हो जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे और जो भी ये एक्सप्लॉइटिव फोर्सेस है मतलब जो जो शोषण किया जा रहा है उनके ऊपर वो ख़त्म हो. और वो क्या चाहते थे, एक यूनिटी और पीस चाहते थे, है ना, सब लोग साथ मिलके रहे, शांति से रहे लिबिया में. और ये जो भी ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स है मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो मतभेद है वो कम हो, वो ख़त्म हो. और जो वुमेन्स को एट्रोसाइड्स अगेंस्ट वुमेन मतलब जो वुमेन पे अत्याचार हो रहा है वो कम हो. सो दे वांटेड रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑयल टू बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स. और वो ये भी चाहते थे कि जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं तो वो उससे जो इनकम हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो लोगों के बेनिफिट के लिए काम किया, उस पैसे से लोगों को बेनिफिट हो, लोगों के बेनिफिट के लिए काम किया जाए. उसके बाद मिलिट्री कॉप बाय कॉल मोमर गद्दाफी. ठीक है, गद्दाफी करके आपने कभी ना कभी सुना होगा. तो ये है गद्दाफी, कॉल मोमर गद्दाफी. ठीक है, ये है. तो इनके बारे में हमको जानना है. तो कॉल Muammar Gaddafi was one of the powerful leaders of Libyan army. Along with 70 young officers, he took control of the country in 1969. तो अब ये एक पावरफुल लीडर थे लिबियन आर्मी के. तो 70 यंग ऑफिसर्स के साथ मिलके उन्होंने पूरी कंट्री जो है अपने अधीन में कर ली, अपने कंट्रोल में कर ली. He called his military junta द फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट. और ये जो इन्होंने जो अपनी मिलिट्री बना के रखी थी, मिलिट्री जुंता बना के रखी थी, इसे क्या कहते थे, फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट. किंग एड्रेस abandoned the throne and fled from Libya. तो किंग एड्रेस जो वहाँ पे राज्य कर रहा था कुछ इलाइट फैमिलीज के साथ साथ, उससे जो है राजगद्दी से क्या गया, अबेंडन मतलब हटा दिया गया और वो क्या कर दिया, लिबिया छोड़ के कहीं चला गया. द मोनार्ची एंडेड एंड गद्दाफी डिक्लेयर्ड अ न्यू सोशलिस्ट लिबियन अरब रिपब्लिक. अब ये जो मोनार्ची थी जहाँ पे किंग रूल कर रहा था वो क्या हो गई, खत्म हो गई. और गद्दाफी ने क्या डिक्लेयर किया, एक न्यू सोशलिस्ट लिबियन अरब रिपब्लिक. द आर्मी जो इस पूरे देश को चलाने वाला था. द आर्मी गेव इट्स फुल बैकिंग टू द रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल विच कंसिस्टेड ऑफ 12 आर्मी ऑफिसर्स. तो ये आरसीसी जो रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल था, ये क्या था, 12 आर्मी ऑफिसर्स का ग्रुप था और इनके लीडरशिप में पूरी कंट्री पे राज किया जा रहा था, पूरी कंट्री को कंट्रोल किया जा रहा था. तो आरसीसी डिक्लेयर लिबिया टू बी अ मॉडर्न एग्लिटरेन नेशन. तो एक मॉडर्न नेशन जहाँ पे लोगों की अपनी खुद की सोच हो, लोगों के भविष्य के लिए काम किया जाए, उनके भलाई के लिए काम किया जाए, तो ऐसा नेशन उन्होंने लिबिया को डिक्लेयर किया. अब इस ड्यूरेशन में जब आरसीसी यहाँ पे रूल कर रहा था तो क्या प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हुए लिबिया में, उसके बारे में हमको देखना है. वी रेड अर्लियर दैट मोस्ट पीपल इन लिबिया बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स. देयर प्राइमरी कंसर्न वाज सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट एंड वेल बीइंग ऑफ देयर ओन ट्राइब. अब हमने इससे पहले देखा कि जो भी लोग लिबिया में रह रहे थे, मोस्टली जो लोग लिबिया में रह रहे थे वो कौन से थे, ट्राइबल पीपल थे. तो सबसे पहला प्राइमरी कंसर्न क्या था, सबसे पहला चीज़ को मतलब सुलझाने की किस चीज़ की ज़रूरत है कि लोगों को एक मतलब उस देश में जब वो रह रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ हम सिक्योर हैं, ठीक है, हमें किसी का डर नहीं है. फिर सेकेंड पॉइंट था कि हम सबको रेस्पेक्ट मिले, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें और हमको भी दूसरे से रेस्पेक्ट मिले, हमको सोसाइटी से रेस्पेक्ट मिले, हमको गवर्नमेंट से रेस्पेक्ट मिले. उसके बाद एक जो जितने भी ट्राइब्स हैं उनके भलाई के लिए काम किया जाए. तो दे वेयर मोस्टली पुअर नोमैडिक पैस्टोरल, वुमेन वेयर वील्ड एंड वे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स. अब जो भी मतलब ट्राइबल पीपल्स थे वो क्या थे,
हमें गरीब नोमैडिक पास्टोरलिस्ट थे। और वुमेन्स की कंडीशन क्या थी, वुमेन को कोई भी मतलब स्टेटस नहीं था, उनको छुपा के रखा जाता था। ठीक है, विल्ड मतलब एक्चुअली होता है छुपा के रखना, जहाँ जहाँ विल्ड का एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जो मोस्टली जो अरेबियन कंट्रीज है वहाँ पे क्या रहता है, वुमेन्स को पूरा मतलब ढक के रखा जाता है, सिर्फ उनका फेस दिखता है और उनके हैंड्स दिखते हैं और कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो उस तरीके का सिचुएशन था, वुमेन्स बिल्कुल मतलब सोसाइटी से कहीं लुप्त सी थी और उनको कोई भी पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। द न्यू गवर्नमेंट took many steps to that led to Libya's rapid development. They included nationalization of the country's oil wealth. अब जो नई गवर्नमेंट जो फाउंड आउट हुई, जो ये आरसीसी की गवर्नमेंट जो फाउंड आउट हुई, उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो है उन्होंने लिबिया का रैपिड डेवलपमेंट के लिए, उसके भलाई के लिए, उसके अच्छाई के लिए काम करना चालू किया। अब इसमें क्या था, सबसे पॉइंट क्या था, जो कंट्री का जो ऑयल वेल्थ है, ऑयल वेल्थ जो नेचुरल गैस और ऑयल वेल्थ जो मिला था पहले, उसको उन्होंने नेशनलाइज किया। नेशनलाइज मतलब अपने अधीन में रखा। हाउएवर डिस्पाइट दिस a few rich and powerful families allied to government continued to exercise control over country's oil resource, trade and industry. They gained control of the गवर्नमेंट कंट्रोल ऑयल कंपनी। सब इसके बाद भी, इतना सब करने के बावजूद, कुछ जो रिच और पावरफुल फैमिलीज है वो गवर्नमेंट को कंटिन्यू उन्होंने जो रिच फैमिलीज थी, पावरफुल फैमिलीज थी, उन्होंने वो अपना जो कंट्री का जो ऑयल रिसोर्स है उसमें अपना जो दबदबा है, अपना जो कंट्रोल है उसको जारी रखा। तो उसके बाद जो ये जो फैमिलीज है उन्होंने कंट्रोल किया जो गवर्नमेंट के जो कंट्रोल ऑयल कंपनी से उसको। The military government used the oil revenues to launch many programs for the welfare of people. The nomadic tribes were allotted irrigated agricultural land so that they could live a settled life. अब जो मिलिट्री गवर्नमेंट यहाँ फाउंड हुई थी, उन्होंने जो ऑयल रेवेन्यूज, जो ऑयल और नेचुरल गैस से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उसको लोगों के भलाई के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम्स लेके आए, प्रोग्राम्स लॉन्च किए। तो उसमें सबसे पहले क्या था, जो नोमैडिक ट्राइब्स थे उनके भलाई के लिए उन्होंने क्या है, उनको कुछ एग्रीकल्चरल लैंड दिए सिंचाई की व्यवस्था के साथ में, ताकि वो अब ये जो नोमैडिक लाइफ है उसको छोड़ के एक सेटल लाइफ एस्टैब्लिश कर ले। उनको फ्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जा रहा था, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दिए जा रही थी ऑल सभी सिटीजन्स को, और मैनी गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स भी लॉन्च हुई। तो फ्री एडुकेशन दिया गया, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया, और बहुत सारी गवर्नमेंट के जो हाउसिंग स्कीम्स है उसको लॉन्च किया गया, ताकि लोग जो है वो बेघर ना रहे, कोई भी वहाँ पे पुअर ना रहे। तो गद्दाफी मेड मिलिट्री सर्विस कंपलसरी फॉर ऑल लिबियंस, बोथ मेन एंड वुमेन। तो गद्दाफी ने जो मिलिट्री सर्विस है, मिलिट्री सर्विस मतलब मिलिट्री में जो काम करते हैं, ठीक है, जो रिक्रूट होते हैं, उसमें सारे लिबियंस को के लिए कंपलसरी किया। तो मेन और वुमेन जो है वो कोई भी जो है मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन कर सकते थे। ही एंश्योर्ड दैट गवर्नमेंट हैज इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी He ensured that women had equal status in the society as men and formulated many laws for their benefit. Legally, no man was permitted to have more than one wife. तो गद्दाफी ने बहुत सारी चीज़ें की जिससे वुमेन और वुमेन जो है उसको इक्वल राइट मिल सके। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए और जिससे जो है वुमेन्स जो है उनको इक्वल स्टेटस मिल सके सोसाइटी में। और ये भी रूल बनाया कि लीगली जो है कोई भी मैन जो है एक से ज़्यादा वाइफ नहीं रख सकता। फ्रॉम द टाइम गद्दाफी केम टू पावर in 1969 until 2011, this welfare schemes saw average life expectancy of people increasing from 50 years to 77 years. अब गद्दाफी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। तो 1969 में वो पावर में आए थे, और अंटिल जब तक वो वहाँ पे पावर में थे 2011 तक उन्होंने इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी उन्होंने बढ़ावा दिया कि जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका क्या मतलब होता है कि एवरेज कितने साल तक आदमी उस कंट्री में बुढ़ापा मतलब रह सकता है, मतलब जीवित रहता है। तो पहले क्या था, एवरेज जो है लोग 50 साल तक ही जीते थे, लेकिन उसके रूल में आने के बाद 50 से वो वैल्यू कितनी हो गई, 77 ईयर्स की थी। जहां आदमी सिर्फ 50 साल जी पाता था, आज 2011 में 77 ईयर्स तक जी पा रहा था। द कंट्रीज 30 लाख पॉपुलेशन प्रोवाइडेड
was provided free medical facilities, education and subsidized housing। तो ये हमने पहले भी देख लिया था। तो 30 लाख पॉपुलेशन को मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही थी, एजुकेशन दिया जा रहा था और हाउसिंग फैसिलिटीज भी दी जा रही थी, मतलब घर भी दिया जा रहा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वाज फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ वुमेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या था इसमें, लोगों को फ्रीडम दिया गया और इक्वलिटी मिली वुमेन्स को। दे नाउ हैव राइट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, ओन प्रॉपर्टी, वर्क इन गवर्नमेंट जॉब्स। अब जो वुमेन्स हैं उनके पास भी राइट था, लोग तो है उनके पास भी राइट था कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, अपनी प्रॉपर्टी ले सके, गवर्नमेंट जॉब्स में वर्क कर सके। इन 2010, ठीक है, 2010 में लिबिया की जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी, 90% थी। तो कंट्री ऑक्यूपाइड द लीडिंग पोजीशन इन होल अफ्रीका इन सोशल वेलफेयर। और अगर हम बात करें कि कंट्री की जो पोजीशन क्या थी, अगर हम सोशल वेलफेयर, सोशल मतलब समाज में क्या अच्छा अच्छा काम हो रहा है, अगर इस तरीके से हम कंपेयर करें तो लिबिया जो है वो लीडिंग पोजीशन में था। दिस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन लिबिया सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश पीपल काउंसिल to encourage its citizens to participate in the administration of the country। तो ये जो पीरियड था ये एक नया मतलब एक दौर था जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था लिबिया में, और इसी डेवलपमेंट के चलते हुए एक नया क्लास आया, मिडिल क्लास, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या इस्टेब्लिश किया, पीपल्स काउंसिल इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे सिटीजन्स को एनकरेज किया जाता था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आगे बढ़ के हिस्सा ले। तो इट ऑल्सो एस्टेब्लिश अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन्होंने एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन गद्दाफी एंड हाउएवर गद्दाफी एंड आरसीसी हैज वेरी लिटिल फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल हैड टू एक्सेप्ट द रिथ ऑफ आरसीसी। तो गद्दाफी और आरसीसी, ठीक है, ये मिलके कंट्री को चला रहे थे, तो इनको ज़्यादा भरोसा नहीं था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में। तो जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, काउंसिल के, उनको जो भी आरसीसी डिसीजन लेती थी, रिथ मतलब जो भी डिसीजन लेती थी उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था। दे कुड नॉट टेक देयर ओन डिसीजन। तो अपने डिसीजन वो नहीं ले सकते थे। इसीलिए क्या है, लोग जो है वो इन काउंसिल्स में, ठीक है, आरसीसी में अपने जो भरोसा है उसको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे थे। एनी लीडर हु अपीयर टू पोज अ पॉलिटिकल चेंज वाज सप्रेस्ड। कोई भी अगर लीडर जो चाहता था वो आरसीसी को क्वेश्चन करता था या गद्दाफी को क्वेश्चन करता था तो उसको चुप कराने की कोशिश की जाती थी। तो लोगों के पास फ्रीडम नहीं था अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट मीडिया वगैरह की कोई ज़्यादा परमिशंस नहीं थी उस समय जब गद्दाफी और आरसीसी रूल कर रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर क्या क्या हुए थे लिबिया में उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो है पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल्स के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।